आपके FCPS पार्ट 2 के उसमें वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आई एम श्योर आप सबके पास होगा। उस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस में मेंशन है क्लियरली कि कितने स्टेशंस किस चीज से रिलेटेड है। एंड आई फील कि आप लोग एक तो बड़ा क्लियरली वो 14 स्टेशंस को जरूर देख लें और उनसे रिलेटेड पैरामीटर्स को ज्वाइन कर लें। ये बात मल्टीपल टाइम्स में पहले भी कह चुका हूं कि हर स्टेशन पे आपको जीरो से स्टार्ट लेना है और वही परफॉर्मेंस बार बार करनी है। सो बिगिनिंग और एंडिंग क्लोजिंग सारे स्टेशन पे सेम होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नासिर है, ये कमरा इम्तिहान है, मुझे आपका मुआयना और आपसे बातचीत करने के लिए बारे में कहा गया है। उम्मीद है आप ताउन करेंगे, इस बारे में जो भी हमारे दरमियान बातचीत होगी वो आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी और किस आपकी इजाजत के बगैर किसी और से मैं इसको शेयर नहीं करूंगा या किसी और से डिस्कस नहीं, या जो भी उर्दू का लफ्ज आप बोलना चाहें। सो ये टिपिकल स्टार्टिंग है और ये हर स्टेशन पे होनी है, ठीक है, क्योंकि हर स्टेशन पे एग्जामिनर्स फर्क हैं। आप कैंडिडेट हर स्टेशन पे सेम है लेकिन एग्जामिनर फर्क है, तो ये डायलॉग हर स्टेशन पे बोलना है। इसी तरह क्लोजिंग एंड पे निकलते वक्त लाजमी क्लोजिंग करनी है। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा जो भी इस सिलसिले में हो सकता है आप इस सिलसिले में बातचीत करूं। आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है और अगर वो कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब दें, ब्रीफ, प्रिसाइज, और फिर उठ जाएं। अगर यहाँ पे कनाडा में टोक स्टेशन जो हैं वो सिमुलेटेड पेशेंट्स पे होते हैं और सिमुलेटेड पेशेंट्स को ट्रेन किया जाता है। अब CPSP में भी काफी वो फॉर्मेट आता जा रहा है कि सिमुलेटेड पेशेंट्स होते हैं। सो मैं पेशेंट के तौर पे एक्ट करूंगा और आप लोग मुझ पे वो जो है सवाल जवाब पूछेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। सो जो स्टेशंस 2 आज मैंने चूज किए उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन थोड़ी सी ओपन अप हो जाए। सो मैं चाहूंगा कि सायरा के अलावा जो FCPS पार्ट 2 वाले कैंडिडेट जो नहीं भी हैं वो कोशिश करें कि 2, 3, 4 सवाल या स्टेशंस सायरा करें, फिर 2, 3, 4 कोई और कर ले, 2, 3, 4 कोई और कर ले, और अगर कोई भी इतना गट्सी ना हुआ कि वो शामिल हो सके तो इवन देन इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस। वी विल कंटिन्यू विद इट एंड वी विल ट्राई कि आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेट का अंदाजा हो जाए कि टोक स्टेशन में किस तरह के सवाल आते हैं। सो जस्ट एक वार्मिंग अप सेशन, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अगली दफा कोई स्पेसिफिक स्टेशंस फिर कर लें। सायरा जी सर। ये जो पहला था स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड स्टेशन पढ़ा था? जी सर। ओके, मैं ये दोबारा से पढ़ दूं स्टेटमेंट। यू आर अ जनरल एडल्ट साइकियाट्रिस्ट, सो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, एंड यू आर मीटिंग विद द पेरेंट to discuss the management of patient with chronic schizophrenia. The patient is Mr. Faz, a 47-year-old man with chronic schizophrenia, history of several previous inpatient psychiatric admissions and antipsychotic medication trials. He is currently on Invega Sustenna 150 milligrams intramuscular 3 weekly, which means के पैलिपेरिडॉन तकरीबन 9 मिलीग्राम पर डे वो खा रहे हैं। Mr. Falana appears overweight and he has recently had a partial relapse in his psychotic symptoms. So जो patient है, despite taking medication on a regular basis, had a relapse, right? और partial symptoms वापस आने शुरू हो गए। अब एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, मतलब आप डॉक्टर हैं, मैं पेशेंट हूं, मैं पेशेंट के तौर पे आपसे सवाल पूछूंगा और आप उसका मुझे उसी सीक्वेंस में जवाब दे दें। इसमें अगेन डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट पैनिक, जस्ट ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस। नथिंग इज राइट और रॉन्ग हियर, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए ये मैं करवा रहा हूं, राइट? ओके सर। सो सायरा बिल्कुल डरना नहीं, अगर नहीं भी आ रहा तो मसला कोई नहीं,
लेकिन मैं आई एम श्योर कि ये बहुत बहुत सादे से सवाल हैं और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें कोई डिफिकल्टी होगी इवन देन। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? जी सर। गुड, थैंक यू फॉर सीइंग मी। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। What steps would you consider in the context of an apparent ineffectiveness of his medication? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर सायरा है, मेरा ताल्लुक़ शोबा नफ्सियात से है और ये कमरा इम्तहान है। मुझे आपसे आपके बेटे की सेहत के मुतल्लिक़ बातचीत करने के लिए कहा गया है। आपके और मेरे दरमियान जो भी बात होगी वो हमारे दरमियान ही रहेगी और आपकी इजाज़त के बगैर किसी और के साथ नहीं शेयर की जाएगी। इसलिए आप तसल्ली से रिलैक्स होकर जो भी बात करना चाहें आप मेरे से कर सकते हैं। आपने जो पहला सवाल पूछा है मैं सवाल रिगार्डिंग द दोबारा पूछ लूं? इफेक्टिवनेस। जी हाँ, सर, मैं दोबारा सवाल रिपीट दोबारा करें। पूछ लूं? जी ओके, मैं सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ, ठीक है, और अब की दफा उर्दू में पूछता हूँ। मेरे जी कुछ सवालात हैं डॉक्टर साहब आपसे, जी और सर। सवालात ये हैं कि इस सिचुएशन में जहां पे मेरे बच्चे के इलाज में रुकावट आ गई है, दवाई काम नहीं कर रही, तो आगे इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है, हमें क्या करना है? गॉट इट? ठीक है। ओके, गो अहेड। अच्छा अच्छा, जैसा कि आपके बेटे जो हैं वो पहले से इंजेक्शन ले रहे हैं एंटीसाइकोटिक्स के, लेकिन उसके साथ उनको 2 मसाइल हो रहे हैं। एक, उनको वेट का मसला हो रहा है, यानी उनका वज़न बढ़ रहा है, और दूसरा ये कि उनकी बीमारी की अलामात दोबारा से ज़ाहिर हो रही हैं। इसमें हम 2 चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे। एक तो पहले हम इस चीज़ पर भी फ़ोकस करेंगे कि जो उनका वज़न बढ़ रहा है, एक साइड इफ़ेक्ट होता है एंटीसाइकोटिक्स के साथ जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। उसके मुतल्लिक आपके बच्चे का सारा मुआयना करेंगे, उसके मुतल्लिक उसकी इन्वेस्टिगेशन, उनके टेस्ट करवाएँगे और देखेंगे कि क्या बच्चे को नहीं, मेटाबॉलिक रुको सिंड्रोम। रुको रुको रुको, एक मिनट ठहर जाओ। सायरा, जी, सवाल फिर सुनना, ठीक है? आप दूसरी तरफ जा रही है, बस यही ओके, प्रैक्टिस कराने का मकसद है, उस तरफ नहीं जाना। ओके, सवाल सीधा सा है कि एक पेशेंट आपके पास आया, वो जी, दवाई जो ले रहा है वो इनफेक्टिव हो गई, अब रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस बन रहा है, ठीक है? जी। दवाई इनफेक्टिव हो गई और मल्टीपल ट्रायल्स पास्ट में हो चुके हैं। सवाल ये है कि अगला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो कंप्लायंस को एश्योर गुड, करेंगे शाबाश, हाँ, ये बोलो एक। और दूसरा ये कि मज़ीद मतलब डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे, देखेंगे कि ट्रायल्स एडिक्वेट हुए हैं फॉर द एडिक्वेट ड्यूरेशन। परफेक्ट, शाबाश, और अगर डायग्नोसिस हमारा रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया कंफर्म हो जाता है तो फिर हम क्लोज़ापिन का ट्रायल देंगे पेशेंट को। गुड। अब आपने इन्हीं स्टेप्स को थोड़ा सा एलैबोरेटेड फॉर्म में बोलना है। स्टेप सारे ठीक हैं। पहला, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द डोज ऑफ एग्जिस्टिंग एंटीसाइकोटिक। सेकंड, ठीक है, मेटाबॉलिक फैक्टर्स को रूल आउट करना, जो आप पहले बात कर रहे थे। थर्ड, ठीक है, कंप्लायंस। फोर्थ, revisiting the diagnosis, differential diagnosis, complications in diagnosis, comorbidities, and fourth, treatment resistant schizophrenia on clozapine. दोबारा से ये चारों फिर बोलो। optimization of the dose of the currently taking antipsychotics, गुड, and compliance, reassurance of taking medications. Third, revisiting of the diagnosis of resistant schizophrenia, and if the diagnosis is confirmed, then starting clozapine therapy for resistant schizophrenia. परफेक्ट। और आखिर में, अगर रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया हो तो क्या ईसीटी का कोई रोल है? जी सर। ओके, देखो, ये बड़े सिंपल से सादा सा सवाल है। एक पेशेंट आपके पास आया, स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस है और वो उसको सिम्टम्स के रिलैप्स हो गया, आपने क्या करना है? आपने स्टेप्स भी बता दिए। इन्हीं स्टेप्स को
8 मिनट में बोलना है। सो सायरा, थोड़ा सा इन स्टेप्स को फैलाना है, ठीक है? जहां से शुरू हुए थे ना वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, उसके बजाय सबसे पहला स्टेप, जब मेरे पास पेशेंट आ गया स्किज़ोफ्रेनिया का, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा दवाई खा रहा है कि नहीं खा रहा, कंप्लायंस है कि नहीं, ठीक है? पहली चीज ये। दूसरी ये कि अगर खा रहा है तो क्या डोज प्रॉपर है कि नहीं है, उसकी डोज एडजस्ट करनी है। सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। द कंप्लायंस इशू रिलेटेड टू पुअर कंप्लायंस is the medication given in appropriate dosage, in appropriate amount, at appropriate time? Is he taking the medication on a regular basis? What are the factors of non-compliance? And if there is a non-compliance, what should I be doing about it? And then if the compliance is ensured, I will try to maximize the dosage. So paliperidone की जो dose है वो according to guidelines, अब आपने reference देना है American Psychiatric Association Guidelines 2015, paliperidone in schizophrenia, the dosage range is between 6 to 12 milligrams. अभी वो 9 मिलीग्राम पे है, मैं इसको 12 मिलीग्राम पे करूंगी। 12 मिलीग्राम करके 3 से 6 हफ्ते देखूंगी। अगर सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए तो ठीक है, नहीं रिजॉल्व हुए तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। फिर ये कि मुझे रिव्यू करना है, डायग्नोसिस ठीक है, मेरा स्किज़ोफ्रेनिया है, कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग कितनी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में भी जो बात आपने शुरू में की थी उसको रूल आउट करना है, कहीं हाइपरलिपिडीमिया तो नहीं हो गया। सो वो बातें। अब इसको सारा 8 मिनट बोलना है, 8 मिनट घड़ी जी। जो स्टेप्स सारे वही हैं जो तुमने बताए हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप्स में सिर्फ मसला ये कि तुम्हें 8 मिनट पे इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है? वो बेल बजेगी तो तुमने उठना है, उससे पहले चुप नहीं करना मरीज के सामने। ठीक है। एग्जामिनर बैठा हुआ है, मरीज बैठा हुआ है, अब उसने आपसे एक सवाल पूछा है, आपने उसको हेडिंग्स बता दी, ये तो बात 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। अगला तो सवाल कोई नहीं, सवाल तो एक ही स्टेशन पे लगा हो, तो आपको 8 मिनट कैसे पूरे करने, फिर आपको इंडिविजुअल उस हेडिंग की रेफरेंसेस के साथ बात करते चले जाना। ठीक है, कंफ्यूजन तो कोई नहीं है? नहीं। लो अब अगला स्टेप लो, अब इसी से कनेक्टेड, अब वही है, पेशेंट वही है, बात वही है, ठीक है? आपने पहला स्टेशन खत्म हो गया, लेकिन इसको हम कनेक्टेड स्टेशन बोलते हैं। लेकिन अगर सपोजली वही सिचुएशन है, वही सिनेरियो, और आपके एफसीपीएस में ये दूसरा स्टेशन है, सो सवाल आता है कि मैंने सुना है डॉक्टर साहब कि क्लोज़ापीन जो है ना वो कब दी जाती है, लेकिन क्या ये वाहिद दवाई है स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए, या कोई और भी हमारे पास ऑप्शंस हो सकती हैं अगर हम क्लोज़ापीन ना देना चाहें तो? अच्छा, देखें, स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ हम देते हैं उनको एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं। उसकी 2 जनरेशन्स होती हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। हम जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स आमतौर पर हम अपनी प्रैक्टिस में शुरू करते हैं मरीज़ के साथ, वो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कम डोज से शुरू करके पेशेंट का रिस्पॉन्स को देखते हुए डोज को बढ़ाते हैं और मैक्सिमम ऑप्टिमम जो डोज है उस तक जाते हैं, और ऑप्टिमम ड्यूरेशन के लिए एक वक्त मुकर्ररा वक्त तक देखते हैं कि पेशेंट को उस दवाई का रिस्पॉन्स आता है या नहीं। अगर उस दवाई पर रिस्पॉन्स ना आए तो हम उसी क्लास में से किसी दूसरी दवाई को चुनते हैं और इसी तरह से कम डोज से लेकर उसकी मैक्सिमम डोज तक जाते हैं। अगर उस सेकंड दवाई पर भी रिस्पॉन्स ना आए तो फिर हम फर्स्ट जनरेशन में से भी कोई दवाई, जो दूसरा ग्रुप है एंटीसाइकोटिक्स का, उसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सी 2 एंटीसाइकोटिक्स जिनका मैक्सिमम डोज और मैक्सिमम ड्यूरेशन तक हमें लगे कि देने के बाद भी पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया। रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया में हमारे पास फिर एक दवाई जो बचती है वो क्लोज़ापीन है।
ऐसे मरीज़ को फिर हम क्लोज़ापिन दवाई शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ मरीज़ के टेस्ट करवाए जाते हैं और क्योंकि उसकी डोज़ को फिर एडजस्ट किया जाता है कम डोज़ से 12.5 से शुरू करके इसकी मैक्सिमम डोज़ 800 से 900 तक हम लेके जा सकते हैं। और इसके दौरान जो दवाई के मुज़र असरात हैं, उसको भी मॉनिटर किया जाता है और उसके हिसाब से ही और पेशेंट के रिस्पॉन्स जिस तरह का आता है, उसके हिसाब से दवाई की डोज़ को बढ़ाया जाता है। और इसकी जो टेस्ट करवाए जाते हैं, इसमें एक खून का टेस्ट करवाना, खून की चर्बी का टेस्ट करवाना, दिल के, जिगर के और गुर्दों के टेस्ट बेसलाइन पे यानी कि दवाई शुरू करने से पहले करवाए जाते हैं। फिर 3 महीने के पर करवाए जाते हैं और जो खून का जो सीबीसी टेस्ट है, वो पहले 18 हफ्तों के लिए हम हर हफ्ते वो टेस्ट करवाएँगे। फिर पहले साल के लिए हर 2 हफ्ते के बाद वो टेस्ट लाज़मी करवाएँगे और 1 साल के बाद वो हर महीने सीबीसी का टेस्ट ज़रूर करवाएँगे, सफ़ेद खुलियों की तादाद को देखने के लिए। अगर आपका मरीज़ ठीक रहता है, उसको कोई मुज़र असरात नहीं आते और वो दवाई को रिस्पॉन्ड भी कर जाता है, तो इसी तरह से उनके टेस्ट करवाते रहेंगे, उनको मॉनिटर करते रहेंगे, फ़ॉलो अप देखते रहेंगे और जो है वो मैक्सिमम टॉलरेबल डोज़ तक लेकर जाएँगे। वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन एज अ फादर मैं पूछ रहा हूँ, कैन यू प्लीज रिमाइंड मी अबाउट द साइड इफेक्ट्स एंड हेल्थ रिस्क्स ऑफ क्लोज़ापिन? जी, क्लोज़ापिन के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं और और कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं लेकिन वो बहुत कम मरीज़ों में देखे जाते हैं लेकिन वो ख़तरनाक भी हो सकते हैं। पहले जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले सेडेशन है यानी कि नींद का ज़्यादा आना, वज़न का बढ़ जाना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, मुँह से थूक का ज़्यादा आना, कब्ज़ की शिकायत होना और मुँह का टेस्ट चेंज होना शामिल हैं। जो इसके रेयर यानी कि जो कम मरीज़ों में देखे जाने वाले असरात हैं, उसमें एक तो खून के सफ़ेद खुलियों की तादाद का कम हो जाना और दूसरा मायोकार्डाइटिस यानी कि दिल के पट्ठों का कमज़ोर हो जाना, ये 2 इसके रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन वो ख़तरनाक हो सकते हैं, जिसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस और पेशेंट की मुसलसल मॉनिटरिंग करते हैं। गुड, इसको मजीद फैलाओ, अभी 2 मिनट हुए। सही सही बताया सारा कुछ, लेकिन कुछ एक्सपैंड कर सकते हैं? जी। अच्छा, इन साइड इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए हम यही करेंगे कि जो एक तो ईसीजी पेशेंट की ज़रूर करवाएँगे, उनके खून के टेस्ट हम बतदरीज करवाते जाएँगे ताकि हमें अगर कोई साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को डेवलप हो रहा है, तो हमें टाइमली पता क चल सके और उसके लिए हम इंटरवेंशन कर सकें। इसलिए आपका हमारे साथ फ़ॉलो-अप में रहना, क्लोज़ फ़ॉलो-अप में रहना बहुत ज़रूरी होगा और आपने मरीज़ की नहीं, एक कंप्लायंस को मिनट, भी एश्योर कराना है। जो तुमने साइड इफेक्ट्स, सीरियस साइड इफेक्ट्स बताए थे, उनको कुछ एक्सपैंड कर सकती हो? बताए सारे ठीक जी, थे, उनको थोड़ा जी, एक्सपैंड करो। जैसे जी। मायोकार्डाइटिस तुमने बताया, तुमने कहा जी उसके लिए ईसीजी करानी जरूरी है, या जी। तुमने कहा कि जी एग्रेनुलोसाइटोसिस के लिए ब्लड मॉनिटरिंग जरूरी है, और कोई ऐसी चीज इसको अच्छा और एक्सपैंड किया जा सकता है थोड़ा? क्योंकि देखो 3 मिनट में सवाल खत्म हो गया ना, अब वो तो 8 मिनट है, तो थोड़ा सा जी। एक्सपैंड हो सकता है। जो खून के सफ़ेद खुलियों की कमी की वजह से जिस्म में बार-बार इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को बुखार हो सकता है, मरीज़ को बुखार की अलामात हो सकती हैं इन्फेक्शन होने की वजह से। परफेक्ट, तुमने बस कोशिश ये करनी है, सारों को मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, कोशिश ये करनी है कि 8 मिनट पूरे हों, ठीक है, 8 मिनट पूरे हों। डॉक्टर साहब जो जवाब दे रही हैं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, दे आर ऑल इन सीक्वेंस टू द गाइडलाइंस आई एम हैविंग हियर विद मी, सो दिस इज एक्सीलेंट, बट थोड़ा सा उसको बस फुला दो ताकि 8 मिनट गुजर जाएं। यू गॉट माय पॉइंट सायरा? जी, जी सर। शाबाश, एक दफा फिर आगे ट्राई करो। अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ फिर उसी तरह के, मैं फादर हूँ, आप जी। डॉक्टर हैं, मैं पेशेंट से मुतालिक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि व्हाट स्टेप्स नीड टू बी डन बिफोर वी कैन पोटेंशियली स्टार्ट क्लोज़ापिन? हमें क्लोज़ापिन शुरू करने से पहले क्या क्या करना है कि हम क्लोज़ापिन की दवाई शुरू कर सकें?
जी। क्लोज़ापिन शुरू करने से पहले मरीज़ की जो जनरल मेडिकल कंडीशन है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम उनके खून के कुछ टेस्ट करवाएँगे। जैसा कि उनका सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट उनका वो टेस्ट करवाएँगे और एलएफटीज़ जिगर के टेस्ट करवाएँगे, रीनल फंक्शन टेस्ट, उनके गुर्दों के टेस्ट करवाएँगे। खून की चर्बी का टेस्ट जिसको फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, खून की चर्बी का टेस्ट लाज़मी करवाएँगे। उनकी ब्लड शुगर लेवल कराएँगे और एक ईसीजी बेसलाइन पर ज़रूर करवाएँगे, ताकि जब हम दवाई को शुरू करें, तो हमारे पास इन सारे टेस्ट की एक वैल्यू बेसलाइन मौजूद हो। फिर हम दवाई शुरू करने के 1 हफ़्ते बाद दोबारा से टेस्ट रिपीट करवाएँगे ताकि हम ये देख सकें कि जिगर पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा दवाई का, क्या एलएफटीज़ डिरेंज तो नहीं हो रहे या कोई रीनल फंक्शन टेस्ट तो नहीं डिरेंज हो रहे। तो वो एक बेसलाइन शुरू करने से पहले इसलिए हमें ज़रूरी है ताकि हम अपनी दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स को साथ-साथ मॉनिटर कर सकें। वेरी गुड, लेकिन इसमें एक चीज भूल गई, सबसे पहली चीज क्या लेंगे? बीएमआई? नहीं, बीएमआई तो ठीक है, वो तो तुम कवर कर लोगी। एक चीज और भूली, बड़ी सादी सी, सिंपल सी, रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कॉन्सेंट। ये देख लो, ये इतनी छोटी सी चीजें जो है ना, कम समटाइम्स थोड़ा सा आपके लिए मसला डाल देती है इम्तिहान में। शुरू यहां से करना है कि जी सबसे पहले मैं मरीज से रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट लूंगी, जिसका मतलब ये है, और उसको एक्सप्लेन कर दो। बाकी जितनी चीजें बताई हैं सारी एक्सीलेंट, लेकिन रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट से शुरू करना है। ठीक है सर। गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, आई एम इम्प्रेस्ड रियली। लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल। ओके। ठीक है जी। और सवाल ये है कि एक आपने डॉक्टर साहब बार बार जिक्र किया जी कि जिस्म की चर्बी मॉनिटर करेंगे, जिस्म के टेस्ट करवाएंगे ताकि हम देख सकें कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम का आपने नाम भी दिया। अब मेरे बच्चे का तो वजन बढ़ रहा है बड़ी तेजी से और बढ़ता ही चला जा रहा है। पहली चीज ये कि किस लेवल पे आके आप ये कहेंगे कि जी ये वजन इतना बढ़ गया कि इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया? क्या क्राइटेरिया है उसका मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, वो एक तो मुझे समझा दें थोड़ा सा। दूसरा ये कि अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम मुझे चाहिए कि मैं ना हो, मरीज को, मेरे मरीज को मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना हो दवाई से, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, थोड़ा सा वो समझाइए। अच्छा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक डब्ल्यूएचओ का क्राइटेरिया है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसको देख के ही ये डायग्नोसिस बनाया जाता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुआ है या नहीं। इसमें बेसिकली 4 चीज़ों में से 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ पेशेंट की वेस्ट हिप रेशो, यानी कि उनकी हम वेस्ट मेजर करेंगे और हिप की मेजरमेंट लेंगे और फिर उसकी रेशो जो है वो 0.90 से अगर ज़्यादा हो मेल में, जैसे कि आपका बेटा है वो मेल पेशेंट है, उनकी अगर वेस्ट हिप रेशो 0.90 से ज़्यादा हो तो एक ये पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, या फिर बीएमआई 30 केजी पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो। सेकेंड पॉइंट ये हम देखेंगे कि जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं वो 1.7 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हों। तीसरी चीज़ ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी से ज़्यादा हो। ठीक, शाबाश, थोड़ा एक्सप्लेन करो। और हाँ, ये बहुत ठीक है, आगे। हाँ, शाबाश। इसमें हम एक तो ये हम ब्लड शुगर के टेस्ट भी करवा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल भी अगर फास्टिंग 90 से ज़्यादा हो तो वो भी मेटाबॉलिक के क्राइटेरिया में आएगी। बाकी हम मरीज़ से अलामात पूछ लेंगे, अगर उनको प्यास ज़्यादा लग रही है, पेशाब बार-बार आ रहा है, उनको जिस्म में वीकनेस महसूस हो रही है या उनको ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से सर दर्द दोहरा नज़र आना, ये अलामात हो सकती हैं। गुड, परफेक्ट। तो इस क्राइटेरिया को देख के ही हम ये डिसाइड करेंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो गया है या नहीं हुआ है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा मुझे क्या करना है?
अच्छा, अब उसमें ये है कि वज़न को बढ़ने से रोकने के लिए हम दवाई एक तो हम ये देखेंगे कि जितनी दवाई हम जिस डोज़ में दे रहे हैं, क्या उससे कम डोज़ क्या हमें उतनी ही डोज़ की ज़रूरत है या उससे कम डोज़ पे भी रिस्पॉन्स आ रहा था? अगर आ रहा था तो हम डोज़ को कम कर सकते हैं। दूसरा, उससे बचने के लिए कुछ डाइटरी मॉडिफ़िकेशंस होती हैं। हम खुराक में कुछ चीज़ों की तब्दीली आपको समझाएँगे, आपने वो लेनी होगी, जैसा कि सब्ज़ियों का इस्तेमाल, सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ऑयली तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है, चीनी, चावल का इस्तेमाल भी कम करना है और फाइबर डाइट जैसे कि इसबगोल का छिलका वगैरह ये खुराक में ये चीज़ें ज़्यादा शामिल करें। दूसरी चीज़ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है, उसमें एक्सरसाइज़ वॉक रोज़ाना 45 मिनट्स एटलीस्ट ये अपनी रूटीन में पेशेंट की रूटीन में शामिल करवाएँ ताकि ये 2 चीज़ों को हम अगर हम अमल करें तो वेट को बढ़ने से रोका जा सकता है। वंडरफुल, परफेक्ट। बस सब कुछ सही जवाब दे रही हो, परफेक्टली ठीक जा रही हो, लेकिन थोड़ा सा बस इसको ये ध्यान में रखना कि 8 मिनट तुम्हें बोलना है, ठीक है? सो ठीक। एग्जामिनर को ये मौका ना मिले कि वो तुम्हें बैठ के ना तुम्हारी शक्ल को देखना शुरू कर दे कि उन्हें बोल नहीं रही कुड़ी तो मैं की करा। You got my point? ठीक। So you जी। are doing perfectly fine. I'm really impressed. This is absolutely good. लेकिन तुम्हें सिर्फ 8 मिनट को ज़हन में रखना है, ठीक है? ठीक है। ओके, कोई और है आगे चलने वाला या सायरा से ही कंटिन्यू कर लें? नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है। ओके, नो वरीज। सायरा, जी सर। I'm here, सेकंड sir, Dr. Ayub. डॉक्टर, Ayub परफेक्ट, फ्रॉम वेयर? from Karachi. गुड, करना है स्टेशन अगला? Yes, sir. Very good. Saira, thank you very much. It was nice. Continue putting efforts. हम कोशिश करेंगे अगले जुमे को कुछ डिफरेंट स्टेशंस पे, डिफरेंट सिनेरियो पे फिर एक दफा इसी तरह कर लें. Keep practicing. You are doing absolutely okay. जितने एग्जामिनेशन के लिस्ट में सवालों के आंसर्स थे वो बिल्कुल मैच कर रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एग्जामिनर उसी तरह मैच करता है और आपके नंबर वो करता है. सो प्लीज कंटिन्यू विद दैट. नाउ डॉक्टर यू, थैंक यू। सिनेरियो है कि आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं और आप एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं. वहां पे आप लंच ब्रेक में खाना खा रहे थे कि आपको एक आपका दोस्त मिल गया पुराना जो कि जीपी है, आम डॉक्टर है, ठीक है? और वो जो है वो अब आपसे एज अ कुलीग, क्योंकि आप साइकियाट्री से रिलेटेड हैं, तो आपसे एज अ कुलीग कुछ सवाल पूछता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के हवाले से और उसके इलाज के हवाले से. सो सिनेरियो ये है, you are a psychiatrist attending a conference, having a lunch with a colleague of yours who is a GP, and your colleague starts asking you questions about MDD and the treatment thereof. Are you ready? Yes, sir. Good. Okay. Now I am a GP and I'm asking you. Thank you for taking time. I'd appreciate a refresher on treatment options for depression. What factors should I consider when choosing psychotherapy for depression as opposed to other treatment options like medications? जी, मैं सवाल समझ आया डॉक्टर अयूब हूँ. कि मैं जी, फिर जी. मैं रिपीट कर दूं? जी, I मैं got फिर it. एक दफा उर्दू में रिपीट कर देता हूं कि बहुत शुक्रिया आपने मुझसे मिलने के लिए कहा, और मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि डिप्रेशन में अगर हम दवाई ना देना चाहें, कोई ऐसा मरीज है कि हमारे पास आया है और वो दवाई नहीं खाना चाह रहा, तो उसमें क्या क्या चीजें मुझे देखनी है कि हाँ इस मरीज का इलाज बगैर दवाइयों के भी मुमकिन है? Yes. गो अहेड, शुरू हो जाओ, शाबाश. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. डिप्रेशन के इलाज में हमें बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ें देखनी होती हैं.
आया उस मरीज को बातचीत के इलाज जिसको साइकोथेरेपी कहा जाता है या दूसरी जो फार्माकोलॉजी की थेरेपी जिसको मेडिकेशन कहा जाता है, सबसे पहले तो मरीज की ख्वाहिश कि आया मरीज जो है मेडिकेशन के लिए विलिंग है या उसको जो है साइकोथेरेपी के लिए। दूसरी बात ये होती है कि जो डिप्रेशन है किस दर्जे का है। अगर डिप्रेशन दरमियाने दर्जे का हो तो उसमें जो है साइकोथेरेपी है उसका रोल अच्छा होता है। अगर कम दर्जे या दरमियाने दर्जे का, अगर डिप्रेशन शदीद दर्जे का हो तो उसमें बातचीत का इलाज फायदेमंद तो हो सकता है, लेकिन उसमें हमें दवाइयों की मदद लेनी पड़ेगी। और तीसरी बात ये है कि हमें ये भी देखना है कि आया साइकोथेरेपी की अवेलेबिलिटी है नहीं है, उस चीज को भी मद्देनजर रखना बहुत ही अहम होगा हमारे लिए। 8 मिनट है, शाबाश, ठीक जा रहे हो। और यस यस इसके अलावा जो डिप्रेशन की जो वजूहात होती हैं, जैसे कि कुछ लोगों में जो डिप्रेशन फॉर एग्जांपल इंटरपर्सनल के घरेलू जो आपस की ताल्लुकात होती हैं उनकी खराबी की वजह से शुरू हो जाती है, तो उस सूरत में इंटरपर्सनल थेरेपी साइकोथेरेपी की किस्म होती है वो करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी जो फैमिली डायनामिक्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए हमें फैमिली थेरेपी करने की ज़रूरत हो सकती है। और डिप्रेशन में अमूमन ये होता है कि सोच की तरतीब में खराबी आती है, दुनिया के बारे में, अपने बारे में या के लोगों के बारे में गलत मफरूजात जहन में जन्म लेते हैं। तो उस सूरत में जो है सीबीटी फहम और रवैये को ठीक करने के लिए जो साइकोथेरेपी होती है उसकी बहुत ही मुफीद साबित होती है। परफेक्ट, शाबाश, वेरी नाइस, गुड। अगला सवाल पूछूं? यस सर। सो अब इसी स्टेशन से सिनेरियो वही है, ठीक है। सो इसको ये ध्यान में रखना कि मेन सिनेरियो वही है कि आप साइकियाट्रिस्ट हैं, मैं जीपी हूं और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं उसी कॉन्फ्रेंस के बाद। सो दूसरा स्टेशन ये, डॉक्टर साहब मैं इंटरेस्टेड हूं एविडेंस बेस्ड साइकोथेरेपी फॉर एक्यूट डिप्रेशन। सो फर्स्ट लाइन क्या है और सेकंड लाइन क्या है, और फर्स्ट लाइन जो थेरेपीज हैं उनमें क्या फायदे हैं और नुकसानात हैं, और सेकंड लाइन थेरेपीज जो हैं उनमें क्या फायदे और नुकसानात हैं, और क्या कोई थर्ड लाइन साइकोथेरेपीज भी होती हैं, उनके बारे में भी बताइए। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, अगर डिप्रेशन कम दर्जे का हो तो उसमें से स्लीप हाइजीन, नींद की तरतीब को ठीक करना, रेगुलर एक्सरसाइज, रोजाना वर्जिश करना और डॉक्टर मैनुअल साहब एक सेल्फ दफा हेल्प। फिर सवाल सुनिए। साइकोथेरेपी में एविडेंस बेस्ड फर्स्ट लाइन साइकोथेरेपीज, सेकंड लाइन साइकोथेरेपीज, थर्ड लाइन साइकोथेरेपीज कौन कौन सी हैं, उनके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं? Yeah, I have no idea actually about this. I'm just कोई reviewing बात the nice कोई guideline. बात Yeah. कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं। फर्स्ट लाइन साइकोथेरेपीज जो सबसे पहले रिकमेंड की जाती हैं उसमें सीबीटी लेवल 1, आईपीटी इंटरपर्सनल थेरेपी जिसका आपने नाम लिया लेवल 1, बिहेवियरल एक्टिवेशन लेवल 1, ये तीनों साइकोथेरेपीज एविडेंस बेस्ड लेवल 1 पे आती हैं, फर्स्ट लाइन साइकोथेरेपीज। अब मैं इनकी डिटेल्स नहीं बता रहा क्योंकि मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं। सेकेंड लाइन साइकोथेरेपीज जो हैं जिनका एविडेंस रिलेटिवली साइंटिफिक एविडेंस कम है, उसमें माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल एनालिसिस साइकोथेरेपी जिसको CBASP बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपीज, शॉर्ट टर्म साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी, टेलीफोनिक एंड वर्चुअल डिलीवर्ड CBT और IPT, इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटराइज्ड थेरेपी एंड बिब्लियोथेरेपी। ये सारी सेकंड लाइन है। सो फर्स्ट लाइन में CBT, IPT और तीसरी मैंने बताई आपको IBA। सेकंड लाइन में मैंने आपको बताई ये सारी। थर्ड लाइन में लॉन्ग टर्म साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी लेवल 3, acceptance and commitment therapy level 3 and video conference psychotherapy level 3। evidence based
थेरेपीज की जब आप बात करते हैं तो ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन थेरेपीज हैं जो रिकमेंडेड हैं। फिर इन्हीं के आप बारे में मजीद डिस्कस करके डिटेल कर देंगे। आई नो दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट उससे रिलेटेड फिर आपको उनके प्रोज एंड कॉन्स बताने कि जी सीबीटी में क्या होता है, सीबीटी में फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, आईपीटी में क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। सो 8 मिनट आपका पूरे गुजर जाएंगे। ठीक है जी अगला सवाल पूछूं? जी। अब ये भी, आई एम सॉरी, ये सारे सवाल मुश्किल हैं एंड आई नो कि ये मुश्किल हैं, लेकिन कोशिश करो अटेम्प्ट करने की। बाकी मैं फिर बता दूंगा अगर जहां गलत करोगे, कोशिश करो। एंड आई एम श्योर कि ये मुश्किल है बट इट कैन बी डन। मैंने डॉक्टर साहब आईपीटी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी के बारे में सुना है और आपने इसके बारे में बात भी की मेरे साथ। मुझे थोड़ा सा की पॉइंट्स बताएं, ये आईपीटी इंटरपर्सनल थेरेपी क्या होती है, किस तरह करते हैं? इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी दरअसल जो है साइकोथेरेपी की एक किस्म है जो पहले दर्जे की साइकोथेरेपी होती है उसमें आती है। ये अमूमन उन लोगों के लिए की जाती है अगर उनकी ज़िंदगी में अचानक से कोई चेंज आ जाए, उसकी अगर जॉब चेंज हो जाए या उसमें अगर कोई लॉस हो जाए डिवोर्स की शक्ल में, या उनका जो है कोई करीबी रिश्तेदार जो है उनसे जुदा हो जाए तो उस सूरत में की जाती है, या सेपरेशन हो जाए, किसी से अलग हो जाए तो उस सूरत में की जा सकती है। शाबाश, गुड। तो इसके ज़रिए से जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं उसको बेहतर करते हुए इंसान की मिजाज, रवैये और सोच को बेहतर किया जाता है। शाबाश। कितने सेशन होते हैं? आई एम नॉट श्योर। 12 से 16 सेशन। तमाम साइकोथेरेपीज आजकल जो एविडेंस बेस्ड हैं उनमें तकरीबन नंबर इतना ही है, 12 से 16 सेशन, 50 मिनट का एक सेशन और हर हफ्ते एक सेशन। ठीक है? यस। और किसने बनाई थी ये थेरेपी? हैरी स्टैक सुलिवन ने। नाम सुना हुआ है ना? नहीं सुना है सर, भूल गए। नहीं, ये सुना हुआ होगा, ये नहीं हो सकता तुमने ना सुना हो, तुमने बाकी सारी डिटेल्स इतनी अच्छी दी हैं, ये सुना हुआ होगा। हैरी स्टैक सुलिवन ने ये थेरेपी बनाई और जेरल्ड क्लरमैन ने और मायरा वाइजमैन ने इस थेरेपी के मैनुअल्स बनाए। और वो जो इंडिकेशंस आपने 4 बताई, विच वाज एक्सीलेंट आंसर, वो 4 इंडिकेशन, ग्रीफ, इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स, इंटरपर्सनल डेफिसिट्स एंड रोल ट्रांजिशन, ये मेन चीजें हैं उसकी। और ये लेवल 1 की थेरेपी है, जैसे सीबीटी लेवल 1 थेरेपी है, ये लेवल 1 थेरेपी है। और इसमें आपका कोशिश ये होती है कि आप प्रॉब्लम बेस्ड फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ करंट इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स एज आइदर प्रेसिपिटेटिंग और मेंटेनिंग डिप्रेसिव इलनेस को आप एड्रेस करते हैं। अब इसके 3 फेजेस हैं आईपीटी के। ठीक है, कौन कौन सी फेजेस हैं डॉक्टर साहब? है आइडिया कि मैं बताऊं? सर आप बताएं। ओके, नो वरीज। इसमें 3 फेजेस हैं। इनिशियल फेज सेशन, पहला से 3 सेशन, जिसमें आपने डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन करना है, फिर आपने एजुकेशन करना है, फिर आपने पेशेंट को सिक रोल देना है टेम्परेरली, फिर आपने प्लेसिंग पेशेंट्स डिप्रेशन इन इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट करना है, और फिर आपने एजुकेशन अबाउट आईपीटी मॉडल ऑफ थेरेपी करना है। ये पहले 3 सेशंस में होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट फेज है, 7 से 9 सेशंस इससे रिलेटेड होंगे। पहले 3 सेशन ऐसे हो गए और 9 सेशन आपके होंगे जो कि वर्क ऑन फोकल एरियाज। ठीक है, पॉसिबल प्रॉब्लम एरियाज जो हैं, जो भी आप देखते हैं, जो हमने पहले इंडिकेशन में बात की, उनको फोकस करके करना है। और फिर टर्मिनेशन फेज है, ये 12 सेशन हो गए, पहले 3 सेशन मैंने आपको बताए, फिर अगले 9 सेशंस बताए, और उसके बाद टर्मिनेशन फेज में 2 से 3 सेशंस उसके होंगे जिसमें आप समराइज करेंगे गेन्स मेड ड्यूरिंग द थेरेपी,
जनरलाइज्ड स्किल डेवलपमेंट जो है मरीज की उसको देखेंगे, और एजुकेशन रिगार्डिंग रिलैप्स प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। सो ये आपके फेज के 12 से 15 सेशन आईपीटी के कवर हो जाएंगे, ठीक है? ओके, अब थोड़ा सा एक और सवाल, आई एम सॉरी ये मुश्किल एरिया लेकिन फिर भी पूछूंगा, ये सवाल रहने दें। ओके, अब डिप्रेशन के मुतालिक, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन से मुतालिक कुछ फार्माकोलॉजिकल बात करूं, लेकिन जाहिर ऑब्वियसली मैं वो बात करूंगा जो आमतौर पे इम्तिहान में आने के चांसेस हैं लेकिन पढ़ाई नहीं जाती। सो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि एक पेशेंट है, वो हर्बल और नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स पे उसका बड़ा बिलीफ है और वो अपने डिप्रेशन का इलाज हर्बल या नेचुरल प्रोडक्ट से करना चाहता है। उसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन रिकमेंडेशंस क्या हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एविडेंस? अयूब? यस सर। परेशान नहीं होना। शाबाश, परेशान नहीं होना। ये देख मेरी बात फिर हुई है, ये इम्तिहान में ऐसे ही आप फंस जाते हैं, फंसना नहीं है, कुछ ना कुछ बोलना है। और मैंने ये जान के टॉपिक्स ये चूज किए थे कि ये टॉपिक्स थोड़े से साइडलाइन है और कॉमन टॉपिक है। I'm not sure about the different levels of herbal, but I heard about. अयूब तो मुझे ये बताओ, तुमने सेंट जॉन वॉर्ट का सुना है? यस सर। बस ऐप बोलना यार बच्चे, यही तो हर्बल मेडिकेशन है। तुमने ओमेगा 3 का सुना है? यस सर। तुमने सैम ई का सुना है? यस। तुमने फोलेट का सुना है? यस। ट्रिप्टोफैन का सुना है? यस। पुत्र सारा कुछ तो सुना हुआ है तूने, तो फिर बोल क्यों नहीं रहा? ये सारी वो बातें जो तुम्हें पता हैं, मैं यही फोकस कर रहा हूं, पता तुम्हें हैं लेकिन उस वक्त इम्तिहान में एकदम आप ब्लैंक हो जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया। कुछ नहीं पूछा, मैंने पूछा जी हर्बल जो मेडिकेशन है वो उसका क्या एविडेंस है? सबसे ज्यादा एविडेंस लेवल 1 का वो सेंट जॉन वॉर्ट के बारे में है, ठीक है जी। और वो हम सेंट जॉन वॉर्ट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में प्रिस्क्राइब भी करते हैं, आमतौर पे ऑगमेंटेशन बट समटाइम्स प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे। उसके बाद ओमेगा 3, इसका एविडेंस सेकेंड लाइन है। सो ओमेगा 3 भी डिप्रेशन में दिया जाता है, ऑगमेंटेशन के लिए दिया जाता है, लेकिन सेकेंड लाइन एविडेंस है। या वो जो सैम ई है उसका भी सेकेंड लाइन एविडेंस है, फर्स्ट लाइन एविडेंस नहीं है, एज एडजंक्ट थेरेपी और ऑगमेंटेशन थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल होती है। सेम गोज फॉर ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन थर्ड लाइन या नॉट रिकमेंडेड ड्रग्स में से आती है, लेकिन ओवर द काउंटर अवेलेबल है और आपको आम दुकानों पे मिलती है ट्रिप्टोफैन और लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर फोलेट है, विटामिन ई है, कुछ दूसरे सप्लीमेंट्स हैं जो दिए जाते हैं लेकिन को एज सच साइंटिफिक एविडेंस कमजोर है। बस ये जवाब है। आपने सुना हुआ सब है लेकिन आप इसको फॉर्मुलेट उस तरह करेंगे जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है? अब इसमें फिर वही बात करूंगा, पैनिक नहीं करना। जब आपको ऐसा कोई सवाल आ जाए ना कि हर्बल प्रोडक्ट्स, तो क्या हर्बल प्रोडक्ट्स का जवाब दूं, थोड़ा सा सेटबैक होके सोच के शुरू हो जाओ। हर्बल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ठीक है, फिश ऑयल है, ठीक है, ओमेगा एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, सेंट जॉन वॉर्ट है। स्किज़ोफ्रेनिया में भी कुछ लोग ट्राई करते हैं, वो कौन सी ट्राई करते हैं? हर्बल प्रोडक्ट, सेरोटोनर्जिक एजेंट्स जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, उनके नाम,
सो चुप नहीं करना, बोलना है और स्टेशन को कवर करना है, ताकि कहीं ना कोई चीज क्लिक कर जाए और आपको उसका एडवांटेज मिल जाए। राइट? जी गुड। आई डोंट नो आज की एक्टिविटी का आप लोगों को कितना फायदा होगा, लेकिन आई पर्सनली रिक्वेस्ट, शाबाश, दोनों लगे रहो, और भी FCPS पार्ट 2 वाले जो हैं वो आए, अगली दफा 2 स्टेशन फिर पकड़ते हैं और उनको करते हैं, इसी तरह से बाकी देख लेंगे। अब भाग ना जाना डर के कि मैंने डरा दिया, डरना नहीं है, डरोगे तो इम्तिहान नहीं पास होगा, ढीठ हो जाना, पक्के हो जाना। ठीक है? यस सर। सायरा, अयूब? जी ठीक है सर। ओके, गुड। सो अगले फ्राइडे फिर इंशाल्लाह 1 घंटे के लिए मिलते हैं, 2 स्टेशन इसी तरह कनेक्टेड कवर करेंगे, और उसके बाद फिर अगर टाइम होगा, वैसे एग्जाम तो शायद मेरा ख्याल है पोस्टपोन हो गया कि नहीं? सर अभी कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं आई, लेकिन एक कोई नोटिफिकेशन आया हुआ था शायद, उस मतलब टेंटेटिव स्केड्यूल किसी ने शेयर किया हुआ था, उसमें 20 सितंबर आ रहा था, लेकिन अभी सो दिस ऑफिशियल कुछ मींस कि अनाउंस नहीं हमारे हुआ। पास अभी 4 को जुमे हैं। जी बस ठीक है, तुम लोग अपने अपने तौर पे करते रहो। अगले फ्राइडे से पहले मैं तुम्हें 2 स्टेशंस तुम लोगों के साथ और शेयर करूंगा। ठीक जो है। स्टेशंस मैं शेयर करूंगा उसको पढ़ के उसके रिलेटेड सवाल खुद से बना के और उससे रिलेटेड तैयारी करके फिर मेरे पास आना, ताकि पहले से बैकग्राउंड तैयार हो। सो अयूब, मैं अगली दफा स्टेशन पहले से मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, वो स्टेशन तैयार करके फिर मेरे साथ इंटरेक्ट करना, ताकि मैं चैलेंज करके उसको क्रिटिसाइज करके उसको असेस कर दूं। सो ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे जब पहले से स्टेशन पढ़ा हुआ होगा, और उसमें जो क्रिटिकल असेसमेंट होगी उससे तुम्हें ज्यादा स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। राइट? सो स्टेशन में अगले फ्राइडे के पहले से भिजवा दूंगा, तैयारी करके आना है, और फिर इंशाल्लाह दोबारा स्टेशन स्टॉक स्टेशंस करेंगे। सारा आप भी और अयूब आप भी, और अगर कोई और इंटरेस्टेड है तो मुझे बता देना, मैं 2 स्टेशन पर और भेज दूंगा। राइट? ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। कोई और